Hello everyone, welcome to lecture 4. This is the third part of our numerical series. फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड है जिसको 2.5 मीटर की रस्सी से बांधकर सर्कुलर पथ में घुमाया जाता है, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे उस पिंड की वेलोसिटी क्या होगी। तो 2 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लो। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √GR। अगर लोएस्ट पॉइंट पे हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है √5GR। दोनों फॉर्मूले मैंने साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि साथ में आप मेमोराइज़ कर लेना, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक फैक्ट और याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होता है वेलोसिटी और लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। आपको फॉर्मूले से भी दिख रही होगी। अब सिंपली क्या कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पे मतलब हाईएस्ट पे, और हाईएस्ट पे होती है लोएस्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है GR, √G की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में ना गिवन रहे तो 10 रखनी होती है ग्रेविटी की, इंटू R का मतलब उस रस्सी की लेंथ। तो कितनी है लेंथ? 2.5। अब हमें ये डेसिमल खत्म करना है तो एक नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि इसमें मैंने बताया कि ये तो लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया। अब जो मैंने लोएस्ट पॉइंट पे जो हाईएस्ट वेलोसिटी होगी 5GR, कभी कभी यहाँ पे टेंशन भी पूछते हैं, तनाव पूछते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6mg। अब आपने देखा कि इस फॉर्मूले में यानी कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमें उसके मास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर डोरी का तनाव पूछ है तब वहाँ पे उसके मास से भी मतलब रहता है। तो इसके लिए जो मैंने फॉर्मूले बताए उनका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कई बार डिफेंस एग्जाम में पूछा गया। गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 40% की डिक्रीज हो जाता है। तो इस सिचुएशन में गेंद कितनी हाइट तक जाएगी? तो देखो पहले हाइट दी गई है 20 मीटर से। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऊर्जा में 40% की कमी आई है। मतलब वो क्या कह रहा है कि ऊर्जा में 40% की कमी आई, मतलब रेस्ट एनर्जी है वो 60% बची होगी। यानी कि अब की बार जब बॉल रिबाउंड होकर ऊपर जाएगी तो वो 60% एनर्जी के साथ जाएगी। तो बस यही आपको अगर अप्रोच यही लगेगी उसमें क्या कि अब की बार जो उसकी mgh पोटेंशियल, अब h डैश कर लेते हैं तो वो कितनी पोटेंशियल से जाएगा? mgh का 60%, क्योंकि 40 तो उसका वेस्ट हो गया, 40% में कमी आ गई। तो अब 60% एनर्जी के साथ वो रिबाउंड होगी। तो अब कितनी हाइट वो हमें h डैश फाइंड करनी है। m से m कट गया, g से g कट गया, तो h डैश हमारा आ जाएगा h डैश आ गया जो इनिशियल h थी इंटू 60/100। अब इनिशियल एच उसने कितना कहा था कि 20 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, तो यहाँ पे 20 रखते हैं, तो 20 से ये 5 बार कट गया, तो 5 से 60 को काटेंगे तो 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी। यानी कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए गेंद के रिबाउंड वाला और वो कहे कि इसकी एफिशिएंसी में उसकी ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है, तो याद रखना कि उसकी पोटेंशियल जो नई पोटेंशियल होगी वो 60% यानी कि इनिशियल का 60% पे वर्क करेगी। ठीक है। 5 किलोग्राम की मशीन गन 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दागती है। गोलियों की वेलोसिटी दी है 400 मीटर पर सेकंड। तो मशीन गन को आखिर कितने फोर्स की नीड होगी? ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देना है। फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम, यानी कि उसके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा होता है वही होता है। लेकिन अगर मशीन गन वाला केस आ जाए और गोलियों की बात करी जाए तो आगे नंबर ऑफ गोली और लगा देते हैं, यानी कि गोलियों की संख्या। अब देखो एन संवेग मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब n की वैल्यू कितनी है? 50। अब इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम रहेगी कि इन वैल्यूज को रखना। अब 30 गोलियां थी तो हमने n का वैल्यू 30 रखा इंटू मास। अब देखो 50 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में रखना है, तो 50 गुणा 10 की घात -3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको किलोग्राम में बदल दिया। इंटू v वेलोसिटी उसकी कितनी दी गई है? 400 मीटर पर सेकेंड, तो 400 रख दिया। ओवर टाइम, टाइम का मतलब इन्होंने कहा है कि 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। अगर हमने वो मीटर में रखा है तो ये सेकेंड में रखेंगे। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 10 न्यूटन आएगा, सब पूरा कट जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा? 10 न्यूटन। यानी कि 10 न्यूटन फोर्स की नीड होगी उसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। यानी कि इसी एफिशिएंसी से अगर वो 30 गोलियां कंटिन्यू दागता रहे तो उसको 10 न्यूटन फोर्स की। इसी सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.96 है, जबकि अर्थ पे 9.80 है। यदि अर्थ पे 5 मीटर की ऊंचाई तक कूदना अगर सेफ रहे तो उस उपग्रह पर कितने हाइट से कूदना सेफ रहेगा? तो देखो इस तरह से आपको पता होगा, जैसे का मून का एग्जांपल अगर लें कि मून पे ग्रेविटी अर्थ का 1/6 रहता है, तो अगर यहाँ पे अर्थ पे किसी का वेट 60 है तो मून पे 10 रह जाता है। सिमिलरली कूदने वाले में उल्टा रहता है कि अगर अर्थ पे अगर आप 6 कूद पा रहे हो सेफ अगर है, तो मून पे उसका 36 हो जाएगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जब इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिए हों तो आपको क्या करना है कि एक अप्रोच लगा देनी है, G1H1 इज इक्वल टू G2H2। इसका मैं ओरिजिन भी बता दूंगा, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सैटेलाइट का मान लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी थी 1.96 इंटू एच हमें फाइंड करनी है कि कितना सेफ रहेगा उसके लिए, और अर्थ के लिए था 9.80 इंटू H2, अर्थ के लिए वो हाइट दी गई थी 5 मीटर। तो इसको 1.96 से ये पूरा 5 बार कट जाएगा, तो यानी कि उससे हमें 25 यानी कि 25 मीटर तक अगर वहाँ से कूदते हैं तो सेफ रहेगा। इसमें 25 ऑप्शन नहीं, आई थिंक आप 25 एक ई ऑप्शन लिख सकते हो 25, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था। अब मैं आपको बता दूं कि यह आया कैसे था। देखो, आप v² बराबर u² प्लस 2gh लगाओगे उसके लिए, ठीक है। तो इसमें ये 0 रखोगे तो ये 2g1h1 आएगा, और उसके लिए v2² अगर करोगे तो 2g2h2 आएगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप सीधा रिजल्ट ये याद रख सकते हो, G1H1 इज इक्वल टू G2H2, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। वैसे मून का अगर स्पेशल केस मून की बात करेगा तो हो सकता है वो मून पे इंडिविजुअल ग्रेविटी ना दे, सीधा कह दे कि अगर अर्थ पे आपका 6 कूद पा रहा है तो मून पे कितना कूद पाएगा। तो आपको पता है कि मून पे ग्रेविटेशनल 1/6 है। अब अगर 1/6 है तो आपको पता है कि G1H1 बटे G2H2 से करोगे तो आपको यहाँ से 36 डायरेक्ट आंसर आएगा। और वेट के केस में उल्टा रहता है, अगर कहता है कि अर्थ पे किसी का 60 किलोग्राम भार है तो व्यक्ति चंद्रमा पे जाता है तो उसका भार कितना रह जाएगा, तब भार के केस में उल्टा 1/6 यानी कि 10 kg उसका मून पे भार रह जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से करना था, ठीक है। तो आप इस अपनी नोटबुक में जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको प्लीज़ लिखते जरूर जाना। 9 ओम के रेजिस्टेंस के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट कितना होगा, यानी कि उस शंट का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आप छोड़ देते हो और यही क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन इंश्योर कर देते हैं, 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता है। तो फिर क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है सिंपल, कि शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा Ig/I-Ig इंटू जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा। अब देखो, इन्होंने कहा है कि 10% धारा भेजने के लिए मेन का मुख्य धारा का 10%, यानी कि Ig अगर हम फाइंड करें तो वो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना आएगा, मेन का 10%, मतलब 10/100, यानी कि I/10 आएगा। अब सिंपली Ig की वैल्यू हमें मिल गई I/10, हमने रख दी I/10 बटे I माइनस Ig की वैल्यू I/10 इंटू गैल्वेनोमीटर का जो कितना था 99। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा यहाँ से 9/10, ये चीज़ आएगी 9/10, I से I कट जाएगा, तो जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 ओम हमारा राइट आंसर आएगा। तो क्या एक ट्रांजिस्टर परिपथ में 3 तरह की करंट दी हुई है, संग्राहक आधार यानी कि बेस करंट, और संग्राहक मतलब कलेक्टर करंट, और परिपथ में उत्सर्जक धारा हमें फाइंड करनी है, यानी कि एमीटर करंट फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि IE इज इक्वल टू IB यानी कि बेस करंट प्लस IC यानी कि कलेक्टर, यानी कि एमीटर की हमें फाइंड करनी है। हो सकता है आपको एमीटर की भी दे देता और कलेक्टर की फाइंड करनी होती तो आप एमीटर में से इसका बेस करंट घटा देते। कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। तो बेस करंट कितना है, आधार धारा 2 है तो 2 प्लस जो संग्राहक की 13 है तो 13 जोड़ दिया तो इसका आंसर आ गया 15।